यहाँ देखिए, आज क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक होता है। पहला था थॉमसन मॉडल। सबसे पहले आया था थॉमसन साहब अपना मॉडल लेके। क्या था उसमें, क्या बोल रहे थे? तो जे थॉमसन जो थे वो क्या दिखा रहे थे? द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू दैट क्रिसमस पडिंग। मतलब क्रिसमस का केक देखे हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। जहाँ तहाँ उसमें ड्राई फ्रूट्स लगा रहता था, देखे हैं, जहाँ तहाँ ड्राई फ्रूट्स लगा रहता था, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जहाँ तहाँ लगे रहते थे। वैसे ही वो बता रहे थे। ठीक है, मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर दैट इनबिल्ट इलेक्ट्रॉन्स इन इट। कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, और पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज मैटर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसके बाद एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और उसके अंदर क्या है, जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी एक है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करता है। समझ में आ रहा है? ये थॉमसन साहब अपना हिसाब से जो बोलना था बोले। उनका क्या स्ट्रक्चर है दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से केक हम लोग देखते हैं ना, क्रिसमस का केक, ठीक उसी तरह से वो केक में ही बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे स्कैटर रहता है और पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे पूरी तरह से केक जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जो एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना होता है और उसके अंदर जहाँ तहाँ नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ रही है थॉमसन साहब क्या क्या गलतियाँ की है अपने मॉडल बनाने में, उन्होंने क्या गलतियाँ की है उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए। क्या है? थॉमसन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इट्स स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ये वो नहीं बता पाए। कहाँ रहेगा ये वो नहीं बता पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने स्ट्रक्चर में। उन्होंने जो थीसिस लिखा उस थीसिस में वो सबसे पहला गड़बड़ी कर दिए कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ रहेगा, वो ये बताने में असक्षम थे, फेल हो गए। क्लियर हो गया? थॉमसन साहब क्या पढ़ा बोले वो भी मैंने आपको बताया, समझ में आया है? उनके थीसिस में, मॉडल में क्या गड़बड़ी थी वो भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए। अब उनका जो एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड नाम का, भाई आप लोग जानते हैं ना कि साइंस है ये, जब तक कोई थ्योरी नहीं है तब तक कुछ नहीं है। अब अगर कोई थ्योरी कह दिया तो अब ऐसा नहीं है कि अब वही थ्योरी ज़िंदगी भर के लिए फिक्स हो गया। उसमें क्या होता है कि उसके बाद भी थ्योरी निकाली जाती है, उसके बाद भी उस पर खोज चलती है कि कहीं वो गलत तो कुछ छोड़ नहीं दिए, कहीं वो कुछ छोड़ नहीं दिए। गलत किए ये कोई नहीं बोलता, कुछ छूट गया हो उनसे, कुछ गलत चीज़ निकल गया हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से उनका एक स्टूडेंट रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने अपना एक मॉडल लेके आया। उन्होंने एक अपना मॉडल लेके आया जिसको क्या कहेंगे, गोल्डलीफ मॉडल। ठीक है, क्या है? यहाँ देखिए, ये रेडिएटिव सोर्स है। क्या है? रेडिएटिव सोर्स है। और ये जो फॉयल है, ये जो फॉयल यहाँ पे है, ये गोल्ड फॉयल है। ये है नहीं, क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये जो है वो गोल्ड फॉयल है। क्लियर? और ये जो है डिटेक्ट कर रहा है। क्या डिटेक्ट कर रहा है? कि भाई जो बम्बार्डिंग करेंगे उस पर कहाँ पे रेज जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ से बीम ऑफ लाइट छोड़ा जा रहा है। चीज़ को समझिए, किस पे छोड़ा जा रहा है? गोल्ड फॉयल पे छोड़ा जा रहा है। क्लियर है? तो गोल्ड फॉयल मतलब नंबर ऑफ एटम्स है। अब उस पर छोड़ा जा रहा है, क्या होगा कि कुछ लाइन सीधा चला गया, कुछ डाइवर्ट हुआ। तो ये कैसे डाइवर्ट हुआ, कौन सीधा गया, ये हम तो डिटेक्ट, आँख से तो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए एक डिटेक्शन ट्यूब लगा दिया गया जिससे वो डिटेक्ट होगा। क्लियर?
मतलब रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बम्बार्डिंग द अल्फा पार्टिकल्स, बम्बार्डिंग द अल्फा पार्टिकल्स। जैसे होता है ना गोली लगातार चलता है तो क्या होता है, गोलियों का बौछार कहते हैं ना, उसी तरह अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग ऑन ए गोल्ड फॉयल, किस पे, गोल्ड फॉयल पे। ही ऑब्जर्व द trajectory of the alpha particles after passing through an atom and drafted some postulate of the experiment which था। मतलब ये पूरा डिटेक्ट जो हुआ, ये जो कहानी है इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट किया, इसके एवज में उस पर इन्होंने क्या बोला वो भी बात कर लेते हैं। कुछ तो बोले होंगे, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। क्या है भाई, कहानी क्या था ये देखिए। जो अल्फा पार्टिकल्स जो बम्बार्डिंग हुआ है ना, तो कुछ सीधा चले गए मैक्सिमम, ठीक है, और कुछ देखिए डाइवर्ट हो रहे हैं ना, और कुछ यू टर्न ले लिए। क्लियर है। उस एवज में क्या बोले क्या चीज़ को समझिएगा, बोला क्या। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली है। As the particle pass through the gold foil without any, मतलब मैक्सिमम जो है वो पास कर गया, अर्थात मैक्सिमम पास कर गया तो खाली है। क्लियर है। द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है उसको कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो बीच में है ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर। अब आप कहिए कि सर ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गया, आप कैसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो रेज गया ना वो निगेटिव था। तो निगेटिव होने, आखिर निगेटिव पॉजिटिव से टकराएगा तो डाइवर्ट होगा ना, इसलिए यहाँ पे ये डाइवर्ट हुआ, ये घूमा, ठीक है ना, समझना। And all the masses of an atom resides in the center. The particles reflected 180 degree after bombarding the nucleus. समझ में आ रहा है। मतलब ये जितना बम्बार्डिंग किया गया न्यूक्लियस पे वो घूम गया, बाद बाकी जगह से आराम से वो पास हुआ है या नहीं है, आराम से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है, आराम से पास हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा बम्बार्डिंग न्यूक्लियस पे गया वो टोटल का टोटल घूम गया। क्लियर है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द सेंटर इन ए डिफिनिट पाथ, वो ऑर्बिट के चारों तरफ एक पाथ पे घूम रहा है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा रहेगा ही। ठीक है। ये किसने कहा, ये रदरफोर्ड ने कहा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके अनुसार से ये उन्होंने कहा। अब एक चीज बताइए मुझे, आप कहेंगे सर जी ये तो गलत पता है, तो भाई ये गलत तब बता ना। यहाँ बात समझिए, पहले थॉमसन जी आए, फिर रदरफोर्ड आए, इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने खोज किया। तो भाई अगर थॉमसन जी शुरू नहीं करते तो उस पर रदरफोर्ड आगे शुरू कर पाते, उसी का सहारा लेके आगे का खोज इन्होंने किया। ऑब्वियस है, हो सकता है कुछ गलत हो। अब इसके बाद वाले जो थे उन्होंने इसका भी सहारा लिया। अब पहले आगे बढ़ने के पहले ये हम लोग देख लें कि भाई इसमें क्या गलतियाँ थी, है ना, इसमें क्या क्या गलतियाँ थी, कैसी थी, पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था, है ना। तो आप बताइए इसमें एक्सपेरिमेंट क्या था, चीज़ को समझिए। अब ये जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया वो क्या था, पोस्टुलेट था रदरफोर्ड का। यहाँ कहानी समझिए क्या है, ये लाइन जा रही है ना, ये सब लाइनें जा रही है, कुछ लाइन सीधी चली गई, सीधी गई ना। यहाँ देखिए ये टेढ़ा गया, यहाँ पे भी देखो ये डाइवर्ट हुआ, यहाँ से घूम गया और यहाँ से तो यू टर्न ले लिया। यस या नो। हाँ, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, कहानी कहाँ से कहाँ हो रहा है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डिंग हो रही है, जा रही है, जो सीधा गया वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली मैदान,
शिकार करके निकल गया। लेकिन जहाँ पे कुछ मिला वहाँ पे वो डाइवर्ट हुआ। क्या मिला भाई? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मिला, है ना। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही मिला वहाँ पे क्या हुआ? वो डाइवर्ट हुआ। अगर पूरा पूरी मिला तो यू टर्न ले लिया। क्लियर है? समझ में आया? रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? अब आपको बताऊं कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको लिखना पड़े कि भाई रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट यही था। क्लियर है? कंफर्म? अब रदरफोर्ड मॉडल में कमी क्या है? कमी क्या है? सबसे बड़ा कमी यही है। लिखेंगे कैसे? ये बात सही है, हम लोग को ये मानना होगा कि थॉमसन जी ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया उससे पूरी तरह से एक नया स्ट्रक्चर लेके रदरफोर्ड आए थे। सही बात है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन भी किए। लेकिन कुछ चीज़ों में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए भाई? तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, देखिए, इन एन अनस्टेबल पाथ। अनस्टेबल पाथ मैंने फिक्स पाथ पे नहीं था। इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन फिक्स पाथ पे नहीं था। लेकिन जब अगर फिक्स पाथ पे नहीं रहेगा तो आप बात समझिएगा कि कहा जाता है ना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो अपना वो चार्ज छोड़ता है। धीरे धीरे वो चार्ज कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर माने वो धीरे धीरे वो सेंटर के करीब आएगा। सेंटर के करीब आएगा। करीब आएगा मतलब ये जाके कहाँ टकराएगा? वापस सेंटर में टकरा गया। अर्थात ये एटम तो खत्म, फाइनिश। यस या नो? अगर इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा? सेंटर में जाके टकरा जाएगा। यस। तो यहाँ पे क्या? अंडरगोज एक्सीलरेशन रेडिएटिंग एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व दे लूज एनर्जी। जैसे ही वो रिवॉल्व करता है एनर्जी लूज करता है। लूज करने का मतलब उसका पाथ जो है धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, है ना। दिस टेंडेंसी वुड मेक एन एटम हाईली अनस्टेबल व्हाइल द एटम इज हाईली स्टेबल। जबकि हम जानते हैं कि एटम स्टेबल है, तभी तो मैटर है। कोई भी सामान कब है? जब एटम स्टेबल है तभी तो। अगर स्टेबल नहीं होता तो नहीं होता। क्लियर है? रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम failed to explain the atomic number concept as it explained only the presence of the proton in the nucleus। है ना। केवल ये बता पाए नया चीज कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल प्लेस कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, वो बता पाने में ये फेल हो गया, है ना। फेल हो गया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड के मॉडल में था, जो आप लोग को पढ़ना होगा, है ना, जो पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है? यस सर। कि बताऊं फिर से? नहीं सर। ये पहला है पॉइंट, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है ना। मेन आपको ये वाला जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक वो पढ़ना है, मेन ये वाला, है ना। इस अनुसार से क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से अगर घूमेगा तो एटम अनस्टेबल रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। अर्थात कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक है। अब कहीं गलती हो रही है तो क्या होगा? साइंटिस्ट लोग फिर एक खोजबीन करेगा, है कि नहीं है? फिर खोजबीन में लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। खोजबीन के पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्टिकल्स के बारे में जान ले। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन कौन खोजा? जे थॉमसन खोजे। कब खोजे? 1897 में खोजे। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्लियर है? ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये तीन चीज आपके दिमाग में रखिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर आ जाइए प्रोटॉन्स के बारे में। प्रोटॉन क्या है? कौन खोजा भैया? ठीक है, गोल्डस्टीन खोजे। कब खोजे? 1886 में, है ना। और ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है।
समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन्स, आता है ना? यस सर। ये कोई चार्ज नहीं होता है, उसको पहले देख लेते हैं। जे चार्विक ने खोजा इसको, है ना? क्या? तो कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज इसका नहीं होता है। नहीं होता है। क्लियर? मास जो होता है प्रोटॉन्स के मास के बराबर होता है। मास कितना होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? प्रोटॉन जितना होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? जिससे न्यूक्लियस का बैलेंस बना रहता है। बस क्लियर है? यस सर। ये तीनों पार्टिकल आपका समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया सर।